अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमदीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, पिछले 12 घंटे में पाकिस्तान की मगरबी और मशरक़ी सरहद दोनों से जो है वो जासूसी की कोशिश की गई है। ये बड़ी अहम खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और थोड़ी देर में इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोबारा सुन लीजिए, मशरक़ी और मगरबी साइड से, दोनों साइड से, यानी कि भारत और अफगानिस्तान दोनों साइड से जो है वो जासूसी की कोशिश हुई है। इसकी डिटेल्स मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करना जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बात करना चाहूँगा, जहाँ पे आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था और शफी जान जो इतलात के मुशीर हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान से मुलाकात के लिए आज उनकी फैमिली और वकला जो है वो अडयाला जेल जाएंगे, जबकि सूबाई काबीना के अरकान और मुंतखब नुमाइंदे भी इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पर जाएंगे। अभी तक जब कम से कम मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक उनकी फैमिली की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी है। दूसरा, सहाफ़ी शबीर डार हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि पीटीआई ने आज अडयाला जेल के बाहर अरकान कौमी सूबाई असम्बली, सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स और पार्टी अहदेदारों की हाजिरी पर नजर रखने के लिए 11 रुकनी कमेटी कायम की है। कमेटी सिर्फ इस बात की निगरानी करेगी कि कौन लीडर अडयाला जेल आया और कौन नहीं। इंटरेस्टिंग बात एक ये है कि यहाँ पे जो अडयाला जेल है, आज वहाँ पे चंद बच्चे वहाँ पे आए हुए थे, छोटे छोटे, जिन्होंने कैदी नंबर 804 के जो है वो ड्रेस पहने हुए थे, सफ़ेद रंग के जो ड्रेस होते हैं। वैसे आमतौर पे इन ड्रेसेस के अंदर मेरा ख्याल में अब कैदियों को नहीं रखा जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने ये ड्रेस जो है पहना हुआ था, उस पर 804 भी लिखा हुआ है। तो ये ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन के बच्चे होंगे जो वहाँ पे आए हुए थे। शबीर डार साहब ने एक और ट्वीट किया कि ज़राए के मुताबिक अडयाला जेल में आज बुशरा बीबी की बेटी और भाभी की मुलाकात करा दी जाएगी। मुलाकात के लिए बुशरा बीबी की फैमिली को पैगाम भिजवा दिया गया है, जबकि इमरान खान की एक बहन की मुलाकात पर भी इतफाक हुआ है, लेकिन अलीमा खान ने एक बहन की मुलाकात के बजाय तीनों बहनों की मुलाकात का मुतालबा किया है। अब मैं इसके ऊपर मैं पहले भी ये कमेंट कर चुका हूँ, इट सीम्स वेरी स्ट्रेंज कि अगर आपको वाकई इमरान खान साहब की सेहत से मुताल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर एक बहन की मुलाकात हो रही है, तीन ना से कम से कम एक बहन की मुलाकात तो हो जानी चाहिए, लेकिन वो भी जो है वो शायद उन्हें कबूल नहीं था। दूसरी जानिब इसी दौरान जो है वो ये खबर आई कि बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा शेख और भाभी महरुन्निसा को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। दोनों खवातीन बुशरा बीबी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के अंदर जो है वो रवाना हो चुकी हैं। एज आई स्पीक वो इस वक्त वो जो है रवाना हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुबैना कैद तन्हाई के खिलाफ दायर दरख्वास्तों को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया है। समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत, नायब और एडवोकेट जनरल ने दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार देते हुए अदालत से उन्हें मुस्तरद करने की इस्तदा की। दौरान समाअत जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने रिमार्क्स दिए कि अदालत पहले दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर फैसला करेगी। अगर दरख्वास्तें काबिल समाअत करार पाएँ तो ही फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने दरख्वास्त गुजार के वकील सलमान सफदर से मुकालमे में कहा कि अगर यही बेंच आइंदा समाअत करे तो केस अगस्त के पहले हफ्ते में ही मुकर्रर किया जा सकता है। अदालत ने उसके बाद जो है अपना फैसला महफूज कर लिया। अलीमा खान साहबा ने यहाँ पे गुफ्तगू की अडयाला जेल के बाहर। उन्होंने कहा 19 मई को मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर से रब्ता किया और कहा गया कि 26 नंबर चुंगी धरना ख़त्म करें तो सुबह मुलाकात हो जाएगी, लेकिन ये झूठे हैं, धोखा देते हैं। उसके बाद कहा गया कि अगर नौरीन नियाजी जेल सुपरिटेंडेंट को दरख्वास्त दे तो उनकी मुलाकात हो जाएगी, जबकि हमने पहले ही हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं, हमें एक मुखबरी मिली कि वो अंदर जाएंगी, बाहर आएंगी, इमरान खान का लाजमन कोई पैगाम देंगी पब्लिक को, जो भी वो पैगाम देगी उसको बहाना बनाकर 6 महीनों के लिए इमरान खान को मुकम्मल कैद तन्हाई में दोबारा डाल देंगे। ये उनका आज का मंसूबा है। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब ने जो है वो इस सारे मामले के ऊपर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी तीनों बहनों से भी मुलाकात मुमकिन है, लेकिन सच्ची बात है, समझ से बाहर है कि तहरीक इंसाफ में चल क्या रहा है। खसूसन उस मौके पर मिलिट्री लीडरशिप के खिलाफ जो ऑफिशियल अकाउंट से कैंपेन लॉन्च की गई वो क्यों और किसके कहने पर हुई। इस गैर ज़रूरी कैंपेन का मकसद इमरान खान से मुलाकातें रुकवाना था। खुसूसन बैरिस्टर सैफ की मुलाकात पर खैबर पख्तूनख्वा के कुछ एहलकारों ने जिस हवास बाख्तगी का मुजाहरा किया वो मेरे लिए बहुत हैरान कुन है। इमरान खान दूसरे चैलेंज का सामना कर रहे हैं जहां हुक्मरान उनकी मकबूलियत और सियासत से खौफजदा हैं, वही तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनको इमरान खान की जवाबदेही का खौफ है वो भी इमरान खान को जेल ही रखना चाहते हैं। अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे। फवाद चौधरी साहब का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये स्टेटस को वैसे ही बरकरार रहे। वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब से हालात जो है वो ठीक हों, उनसे मुलाकातों के हवाले से या उनकी इंस्ट्रक्शंस आने के हवाले से, क्योंकि अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो हो सकता है बहुत से चेहरे जो हैं वो बदल दिए जाएं।
तो इसलिए बेहतर है कि कोई मुलाकात हो ही ना कोई मुलाकात होगी और ना इस किस्म के कोई अहकामात जो है वो अंदर से आएंगे। और दूसरा जाहिर बात है इसका एक अगला स्टेप ये है कि एस्टैब्लिशमेंट फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान भी अगर कोई इशूज़ हैं तो वो भी नहीं चाहते कि रिजॉल्व हो, क्योंकि अगर वो रिजॉल्व हो गए तब भी उनकी छुट्टी हो जाएगी, उनका कोई लेना देना नहीं होगा। और जाहिर बात है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े लौंडे लपाड़ों की भी एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे मौजूद है जो नहीं चाहती कि चीज़ें जो है ठीक हो, क्योंकि पैनिक सिचुएशन के अंदर जो है ना उनके व्यूज़ भी आते हैं, सब कुछ ठीक भी होता है। अगर सब कुछ ठीक हो गया, अगर सारे मामला ठीक हो गए तो फिर आपने उसके बाद वीलॉग करना किस चीज़ के ऊपर है। सो इसीलिए वो भी चाहते हैं कि स्टेटस को जो है वो बरकरार रहे ताकि उनकी दिहाड़ियाँ भी जो है वो लगती रहे। शेर अफजल मरवत ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, अलीमा बीबी क्या आप खुद एहतसाबी के लिए तैयार हैं? क्या आप ये बता सकती हैं कि पार्टी को इस नहेज तक पहुंचाने में आप और आपके गिर्द मौजूद सोशल मीडिया ब्रिगेड का कोई किरदार नहीं? क्या ये हकीकत नहीं कि जिस रहनुमा की भी पार्टी में अवामी पजीराई बढ़ी उसके खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई? कारकुन आज भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि नौरीन न्याजी की इमरान खान से मुलाकातों के मामले में आखिर रुकावटें क्यों पैदा हुई? अगर ऐसे फैसले या रवैये इख्तियार किए गए जिनसे इमरान खान तक मालूमात या लोगों की रसाई महदूद हुई तो क्या इससे सबसे ज़्यादा नुकसान खुद इमरान खान और तहरीक इंसाफ को नहीं पहुंचा? इन सवालात के वाज़ेह जवाब दिए जाने चाहिए। गालम गलोच ब्रिगेड ने मुखालिफिन से ज़्यादा अपनी ही जमात के लोगों को निशाना बनाया, इसका जवाब कौन देगा? 8 फरवरी 2024 को अवाम ने जमहूरियत आइन और इमरान खान के बयानी के हक में वोट दिया था। क्या इस मैंडेट को अंदरूनी खिलाफात और किरदार कुशी ने कमज़ोर नहीं किया? अगर वाकई आप खुद को मज़ाहमत की अलामत समझते हैं तो फिर मैदान में आइए, खुद एहतजाजी तहरीक की क़यादत कीजिए, कारकुनों के साथ खड़ी हों, गिरफ्तारियां दें और साबित कीजिए कि क़यादत सिर्फ बयानात से नहीं बल्कि अमली जद्दोजहद से साबित होती है। सो बेसिकली जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो माजी में भी अलीमा खान साहिबा के ऊपर तनकीद करते रहे और अलीमा खान साहिबा भी इनके ऊपर तनकीद करती रही हैं, तो वो सिलसिला जो है अब भी वैसे ही जारी व सारी है। इसके अलावा पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया था कि रावलपिंडी के थाना सहाला के इलाके में कैदी वैन से हवालातियों के फरार का एक मामला पेश आया था, जहां पे चंद कैदी जो है वो भाग गए थे। इस सिलसिले में अब सहाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कैदी वैन पर तैनात रावलपिंडी पुलिस के 5 अफसरान और एहलकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस राय के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में वैन के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर इम्तियाज और 4 एहलकार शामिल है, जिनमें हेड कांस्टेबल यासिर, कांस्टेबल मुहर्रम, उजैर और दीगर एहलकार जो है वो शामिल हैं। पुलिस राय के मुताबिक मुकदमे में फरार होने के बाद दोबारा गिरफ्तार किए गए 4 हवालातियों को भी नामजद किया गया है, जबकि फ़राइज़ में गफलत, कार्य सरकार में मज़ाहमत और फरार होने समेत दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अफसर ने भी मुकदमे की तस्दीक कर दी है। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी पुलिस के 5 एहलकारों और 4 हवालातियों समेत फरार होने वाले मजमूई तौर पर 10 मुलजमान के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। वैसे ही मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाक़या इस तरह पेश आया, लेकिन कई दफ़ा जो है वो इस तरह की कहानियां भी सुनने को मिलती हैं कि माजी के अंदर जो है वो पुलिस वाले भी एक्चुअली इस किस्म के एक ड्रामे के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। मतलब इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं जहाँ पे पुलिस वालों ने पैसे पकड़े और उसके बाद ये ड्रामा रचाया कि जनाब वो जी भाग गए और हम तो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि एक्चुअली वो खुद फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। सो जाहिर बात है इस मामले की अभी तहकीकात भी होंगी कि क्या ये कोई मिली भगत थी या एक्चुअली जेन्युइनली जो है वो इन हवालातियों ने जो है वो पुलिस के एहलकारों के ऊपर हमला किया और उसके बाद वो वहाँ से भाग गए। इसके साथ साथ एक और ख़बर जो है जो आई है वो मैं जो आपको शुरू में कह रहा था कि मशरक़ी और मगरबी साइट्स के ऊपर जो जासूसी के मामला जो हैं वो हुए हैं, तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं ताहिर खान साहब, उन्होंने एक वीडियो जो है वो ट्वीट की। उन्होंने कहा ज़राए और मुकामी अफराद के मुताबिक मंगल के रोज़ कोयटा में 2 ड्रोन गिरे हैं, जिनमें से एक को नाकारा बना दिया गया जबकि दूसरा गिरकर तबाह हो गया। दोनों वाक़यात में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। दूसरी जानिब सिक्योरिटी ज़राए ने तस्दीक की कि अफगानिस्तान की जानिब से आने वाले एक सादा साख्त ड्रोन को कोयटा में मार गिराया है। मुकामी अफराद का कहना है कि एक ड्रोन रेलवे अस्पताल के करीब गिरा जिसके नतीजे में धमाका हुआ, जबकि दूसरा एक चेक पोस्ट के करीब गिरा जहां उसे नाकारा बना दिया गया। अब 2-4 चीज़ें हैं। एक तो ये देखने में आया है कि रिसेंटली जो दहशतगर्द हैं या इनके जो ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से एक नया तरीकाकार जो है वो अपनाया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने के लिए। आर्म ड्रोन, कमर्शियल ड्रोन जो बेसिकली आपको बाज़ारों से मिलते हैं, उन्हीं के साथ जो है बारूदी मवाद फिट किया जाता है और उसके बाद जो है उनको सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों के ऊपर या इंस्टॉलेशंस के ऊपर या कंपाउंड्स के ऊपर जो है वो गिराया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अब एक नया तरीका जो है उन्होंने इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे ये ऑपरेशंस जो होते हैं वो बॉर्डर की दूसरी साइड से, कंट्रोल उसका बॉर्डर की दूसरी साइड से होता है, लेकिन बॉर्डर के ऊपर जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है वो ये अटैक करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान के पास भी जो है इस सिलसिले में जदीद आलात मौजूद हैं और ज़ाहिर बात है इन ड्रोन को उसके बाद जैम करने की भी जो है वो आलात होते हैं जिसके ज़रिए इनके सिग्नल्स अपने कंट्रोल के साथ जो है डिस्कनेक्ट होते हैं और आप जो है उसके सिग्नल्स को टेक ओवर कर लेते हैं और उसके बाद आप ड्रोन को जो है वो नीचे उतार लेते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है ये सिर्फ ड्रोन जो है वो सिर्फ हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते बल्कि जासूसी करने के लिए भी कि कौन कौन सी चेक पोस्टें कहाँ पे हैं, कितनी नफरी कहाँ पे है, कितने असासे वहाँ पे हैं,
हैं, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए भी जो है ये ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मगरबी साइड से आप जानते हैं कि पिछले 2 दिन के अंदर अफगानिस्तान के मामले के ऊपर जो है चीज़ें काफ़ी कशीदा हो गई हैं। उसके बाद ये ड्रोन एक्टिविटी जो है वो अफगान बॉर्डर से देखी गई है। इसके अलावा तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वहाँ पे अफगान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तालिबान की तरजीह बातचीत है और वो नहीं चाहते कि कशीदगी उस तरह बढ़े जो दोनों फरीकों के काबू से बाहर हो जाए। उन्होंने कहा पाकिस्तान के काबुल में सफारत खाने को बंद करने के इम्कान के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की फौजी हुकूमत के हमले जारी रहे तो ये भी एक ऑप्शन होगा। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि फ़िलहाल अफगानिस्तान की इस्लामी इमारात को सब्र से काम लेना चाहिए। तो खैर ये तो ज़ाहिर बात है फिर रेसिप्रोकल होता है। ये ज़हन में रखिएगा कि जब भी एक मुल्क जो है वो किसी सफारत खाने के हवाले से या सफारती हमले के हवाले से, एम्बेसडर के हवाले से, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड करने के हवाले से आप जैसी कोई एक्शन लेते हैं तो फिर वो मुल्क भी वही एक्शन लेता है। अगर आप काबुल के अंदर पाकिस्तानी सफारत खाने को बंद करने की बात करेंगे तो फिर आपका सफारत खाना जो यहाँ पे वो भी बंद होगा ऑब्वियसली, फिर उसे भी कहा जाएगा जी निकले यहाँ से। तो ये रेसिप्रोकल होता है और ज़ाहिर बात है मेरे ख्याल में दिस हैज़ मोर टू डू विद जेस्चरिंग या पोजिशनिंग के वहाँ पे अफगान अवाम को जो है वो बेसिकली एक किस्म का सिग्नल दिया जाए भाईजान हम जो है बड़े गुस्से में आ गए, कुछ नहीं कर सकते आप, हमें पता है इस बात का। दूसरी जानिब दहशत गर्दों की जहाँ पे बात हो रही है तो वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा दहशत गर्दी होते हैं, उनकी कोई ज़ात, रंग, नस्ल या मज़हब नहीं होता। बदकिस्मती से ऐसा रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है कि दहशत गर्दों को अस्करियत पसंद कहा जा रहा है, यानी कि मिलिटेंट्स जो है वो कहा जा रहा है। तो जो इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा ताज़ा तरीन खबरों में TRT, अब ये TRT जो है वो टर्किश टेलीविज़न है, उसने भी यही इस्तेलाह इस्तेमाल की। कराची में होने वाला हमला एक दहशतगर्द हमला था जिसमें बेगुनाह अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। दहशतगर्दों को किसी और नाम से नहीं पुकारा जाना चाहिए। तो ये बेसिकली एक ये भी इस्तेलाह होती है और इसके ऊपर बड़ी डिबेट होती है जर्नलिज्म के अंदर कि कौन टेररिस्ट है, कौन दहशतगर्द है, कौन मिलिटेंट है और कौन फ्रीडम फाइटर है। ठीक है, मतलब आज़ादी के मुजाहिद कौन है, दहशतगर्द कौन है, जंगजू कौन है, ये इसकी डेफिनेशन बहुत ज़रूरी होती है। उसी से पता लग जाता है कि बेसिकली आपके चैनल की पोजीशनिंग किस तरफ है, आप बेसिकली उन लोगों को किस नाम से पुकार रहे हैं। अगर और मेरा ख्याल में तो पाकिस्तान जिस तरह इन तमाम अफराद को दहशतगर्द कहता है तो आपको भी उन्हें दहशतगर्द ही कहना चाहिए कि जो इंसानी जानों को जो है वो टारगेट करे या उनको शहीद करने की सिक्योरिटी एहलकारों को कोशिश करे, वो दहशतगर्दी कहलाएंगे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के महकमा दाखिला ने ज़िला दीर में मतलूब 15 दहशतगर्दों की नई फहरिस्त जारी की है और उनकी गिरफ्तारी में मददगार मालूमात फराहम करने वालों के लिए नकद इनामात का ऐलान किया गया है, जिसमें मतलूब दहशतगर्द खुर्शीद के सर की कीमत सबसे ज़्यादा 1 करोड़ 20 लाख रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि शेर अमीन और काका की गिरफ्तारी में मुआवरत करने वाले के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम जो है वो रखा गया है। महकमा दाखिला के मुताबिक कारी एहसान और शेर आलम के बारे में मालूमात फराहम करने पर 60 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, जबकि स्पिन शाह, एजाज और दीगर मतलूब अफराद के लिए 50 लाख रुपए इनामात जो है वो रखे गए। इसी तरह दीगर दहशतगर्द हैं उनके लिए जो है वो 40 लाख रुपए के उनके सर की कीमत जो है वो रखी गई है। इसके अलावा एक बड़ी ही खौफनाक किस्म की खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मुल्तान में ये वाक़या पेश आया, दिल दहला देने वाला ये वाक़या है, जहाँ पे एक गरीब और मजबूर बाप जो है वो कफन के पैसे ना होने की वजह से जवान बेटे की मैयत एक चादर में लपेट कर दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुंच गया। उसके पास कफन दफन के लिए भी पैसे नहीं थे। एक गरीब और मजबूर बाप कफन के पैसे ना होने पर अपने जवान बेटी की चादर में लिपटी लाश को लेके रशीदाबाद कब्रिस्तान पहुंचा। उसने कहा कि जी मेरे पास तो इतनी इस्तात नहीं है कि मैं इवन कफन के भी इंतजाम जो है मैं कर सकूं। तो इसके जब वहाँ की लोहारी गेट पुलिस है उसे जब इस बारे में नॉलेज हुई तो फिर वो वहाँ पे गए और उसको फिर कफन दफन के उन्होंने पैसे भी दिए। लेकिन ये इंतहाई शॉकिंग बात है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आपके पास ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए, सरकार के पास ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए जहाँ पे आप लैपटॉप्स बांटते हैं, जहाँ पे आप दुनिया जहान के प्रोजेक्ट्स आप कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपके पास ऐसा इंतज़ाम भी होना चाहिए कि एक आपके पास एक हेल्पलाइन हो, एक हॉटलाइन हो, जहाँ पे लोग अगर नहीं वो अफोर्ड कर सकते तो वो वहाँ पे एक फ़ोन करें और उसी वक्त जो है अगले 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर अंदर जो है कफन दफन का जो सामान होता है वो उस गरीब की दहलीज पे पहुँचना चाहिए। ये कितनी जुल्म की बात है कि उसके पास जो है वो मैं आपको एक बात बताऊं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पे जब अगर किसी को आपने उसके आखिरी रसूमात या लास्ट राइट्स जैसे कहते हैं ना, वो अगर आपने अदा करनी हो तो लोगों के हज़ारों डॉलर लग जाते हैं उसके अंदर। बड़ी वो ना एक बहुत बड़ी तकरीब होती है चर्च के अंदर। उसके बाद उसका वो जो ताबूत वगैरह होता है बड़ा महंगा
पाकिस्तान में तो फिर भी फ्रैंकली स्पीकिंग वो इतने पैसे नहीं लगते, आपने सिर्फ कब्र का इंतजाम करना होता है और उसके बाद कफन दफन के लिए जो भी चीज़ें करनी होती है और आप दफना सकते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स के पास ये इंतज़ाम भी नहीं है पाकिस्तान में रहते हुए, तो फिर हम सब के लिए ये शर्म का मुकाम है। और मैं सिर्फ हुक्मरानों की बात नहीं करूँगा, बतौर एक सोसाइटी हमारे लिए शर्म का मुकाम है। मेरे तो मतलब दिल पे लगी जाके खबर जैसी मैंने ये देखी कि हम दुनिया जहान की अयाशियों के ऊपर जो है अपने मतलब कितने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन अगर फिर भी मेरे मुल्क में मेरे एक शहर के अंदर एक गरीब बाप ऐसा है जो अपने जवान बेटे की लाश जो है वो कफन दफन के साथ नहीं दफन कर सकता, तो ये हम सबके लिए शर्म का मुकाम। इसके अलावा जनाब मैंने आपको शुरू में कहा था कि पाकिस्तान की जो है वो मशरकी और मगरबी सरहद दोनों के ऊपर जो है वो जासूसी की अटैम्प्ट्स हुई हैं। जो मगरबी सरहद है वो तो मैंने आपको बता दी, अब ज़रा मशरकी सरहद की तरफ आ जाएं। और इसके अंदर एक अकाउंट है स्ट्रैटकॉम ब्यूरो, ये बेसिकली पाकिस्तान की जो भी दिफाई सलाहियत होती है उस सिलसिले में जो है वो ट्वीट्स करते हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि इंडियन नेवी P-8I पोसिडियन रजिस्ट्रेशन IN330 वॉज स्नूपिंग ऑफ द कोस्ट ऑफ कराची पाकिस्तान टुडे। उन्होंने कहा कि कराची के पास जो पाकिस्तानी बॉर्डर है उसके आसपास ये भारतीय जासूस तैयारा जो है ये देखा गया है। अब ये जो तैयारा है ये एक तवील फासले तक मार करने वाला मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल और जासूसी तैयारा है और इसे अमेरिकी कंपनी बोइंग ने तैयार किया है। ये बुनियादी तौर पर आबदोशिकन जंगी निगरानी और इंटेलिजेंस के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। इसके अमले में 9 अफराद शामिल होते हैं जिनमें 2 पायलट और 7 मिशन क्रू के मेंबर्स जो हैं वो इसमें होते हैं। ये तैयारा जो है वो समंदर की गहराई में छुपी आबदोजों का सुराग लगाने और उन्हें तबाह करने की जदीद तरीन जो है वो सलाहियत रखता है। अब इसके जो रीज़न चंद दफाई जो तजियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि रिसेंटली चाइना से जो है वो पाकिस्तान को हैंगोर जो सबमरीन है वो अभी रिसेंटली मिली है। तो शक का इजहार किया जा रहा है कि बेसिकली उसको जो है वो स्नूप करने के लिए या उसको स्पाई करने के लिए जो है वो भारत की जानिब से ये जासूसी तैयारा जो है वो वहाँ पे फ्लाई किया है। जब पाकिस्तान और भारत की आज से तकरीबन 1 साल पहले जब ये जंग हो रही थी तब भी इस तरह का ये जो तैयारे थे ना ये पाकिस्तानी बॉर्डर के आसपास बहुत ज़्यादा मंडला रहे थे और उसके बाद अब रिसेंटली इनकी एक्टिविटी जो है वो दोबारा देखने में आ रही है पिछले चंद दिनों के अंदर, ख़ास तौर पर जब से वो सबमरीन जो है वो पाकिस्तान को हैंड ओवर की गई है। इसकी पूरी एक तकरीब हुई थी पाकिस्तान में, तो जब से ये हुई है तो तब से ये भारतीय तैयारा जो है ये वहाँ पे देखा गया। भारत की जहाँ पे बात हो रही है तो भारत का जनाब नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो आ गया है। 31वां नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और इनका नाम है जनरल धीरज सेठ। तो मतलब वैसे ऑन लाइटर नोट ये मेरे ख्याल में पहला सेठ होगा जो आर्मी चीफ बन गया। तो उन्होंने जनाब ये जो जनरल धीरज सेठ हैं इन्होंने नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़को असला के फारिगुल तहसील हैं और दिसंबर 1986 में आर्मर्ड कोर में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी। भारतीय फ़ौज के 31वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से कबल वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। इससे पहले आर्मी कमांडर के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद उन्होंने जनूब मगरबी कमान जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में है और जनूबी कमान की क़यादत की। भारतीय वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक उन्हें मगरबी महाज पर वाक़ 2 फ़ाल ऑपरेशन कमांड्स की सरबराही का नादिर एजाज़ भी हासिल हुआ है। सो इन्होंने जो पाक भारत जंग हुई थी उसके अंदर भी जो है वो अपनी खिदमात सरअंजाम दी थी और रिसेंटली जो इनके उस वक्त के जो साबका जो आर्मी चीफ थे जो कि बड़े रिलीजियस थे और वो इन्होंने जब पाक भारत जंग हो रही थी तो बहुत से मंदिरों का भी जो है उन्होंने राउंड शाउंड लगाया था। इनके बारे में अभी इतना नहीं पता कि ये किस हद तक ये करते हैं, लेकिन एक और जो इनका मतलब बैकग्राउंड है उनकी कमांड जिम्मेदारियों में सहराई इलाके में एक आर्मर्ड रेजिमेंट, मगरबी महाज पर एक आर्मर्ड ब्रिगेड और जम्मू और कश्मीर में एक इंसदाद शोरज फोर्स की क़यादत जो है वो शामिल है। तो यानी इन्होंने मकबूजा कश्मीर के अंदर भी जो है वो सर्व किया हुआ है और अब ये भारत के नए आर्मी चीफ बन गए हैं। इसके साथ साथ कुछ दीगर खबरों में ईरान और अमेरिका के हवाले से जो है वो ये खबर सामने आई है कि जनाब अमेरिकी वफ्द जो है वो अब कतर पहुंच चुका है जिसमें जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो है वो शामिल हैं, वो दोहा पहुंच चुके हैं। ताहम बताया गया है कि जनाब उनकी जो है वो ईरानी हुकाम से डायरेक्ट मुलाकातें नहीं होंगी। तर्जुमान के मुताबिक ये दोनों नुमाइंदे सालसों से मुलाकात करेंगे और मुज़ाकरात की पेशरफ पर बातचीत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान के 6 अरब डॉलर के मुंजमद असासे अभी तक तेहरान मुंतकिल नहीं किए गए हैं। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि मुंजमद ईरानी रकूम का मामला बराह रास्त तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात की पेशरफ से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा
एक और खबर के मुताबिक जनाब, पहले हमने आपको बताया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है मोस्ट प्रॉब्ली 3 तारीख को जो है वो ईरान जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी ईरान जा रहे हैं। और अब खबर यह है कि कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक वो भी ईरान जा रहे हैं और वो 2 जुलाई को जा रहे हैं आयतुल्लाह खमनाई की जो आखिरी रसूमात हैं उनमें शिरकत करने के लिए। ईरान के पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलेबाफ ने जो है वो सरदार अयाज सादिक को आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए खुसूसी दावत दी है। तो एक मतलब हाई प्रोफाइल जो शख्सियात हैं पाकिस्तान से, वो इन आखिरी रसूमात के अंदर शिरकत करने जा रही हैं। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।